ओके जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या काम किया था? लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने अपना सर्वर बनाना देखा था कि किस तरह से जो है हम लोग अपना सर्वर बनाते हैं एक मॉड्यूल को यूज करके। वो मॉड्यूल क्या था? HTTP। HTTP का हमारे पास एक तरह का मॉड्यूल था। उस मॉड्यूल को हमने यूज किया था कि इसके थ्रू क्या होता है, हम लोग अपना सर्वर बना सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपना कस्टम बैकएंड बना सकते हैं। कस्टम बैकएंड, ठीक है। अब कस्टम बैकएंड में हमने क्या काम किया था? हम लोगों ने अपनी इफ एल्स कंडीशंस देखी थी और उन्हीं इफ एल्स कंडीशन को यूज करके हमने उसको देखा था कि अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल हमारा ये बनता है तो आप ये चीज रेंडर करके दे दो, अगर अबाउट का बनता है अबाउट रेंडर करके दे दो, सर्विसेज है तो सर्विसेज रेंडर करके दे दो हमें। इस तरह से हमने एक एक चीज करके उसको देखा था कि किस तरह से हम लोग अपना कस्टम बैकएंड बना सकते हैं। अब सीन कुछ ये है, कल तो हम लोगों ने बस उसको ऐसे रेंडर कर दिया, लाइक हम लोगों ने बस उसमें एक तरह के H1 ऐड कर दिए थे। आज हम लोग ये काम करेंगे, प्रॉपर उनके ऊपर लेकर चलेंगे उन चीजों को, प्रॉपर हम कह लो कि टेम्पलेट सेंड करेंगे उसको, ठीक है। थोड़ी बहुत CSS होगी उनके पास, थोड़ी बहुत HTML होगी और उनको हम लोग सेंड कर रहे होंगे यहाँ पे आके। तो उस चीज को करने से पहले हमारे पास एक और चीज होती है, और वो चीज होती है हमारे पास हमारा एक मॉड्यूल, FS मॉड्यूल। FS मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारे पास। प्योर नोड जैसे अगर आप लोग यूज करते हो तो फिर आप लोगों को ये चीज जरूर यूज करनी पड़ेगी किसी भी फाइल को रेंडर करने के लिए। FS का मतलब फाइल सिस्टम होता है हमारे पास, फाइल सिस्टम। जरा चेक करते हैं कि कहता क्या है हमें। तो मैं आऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा मेरा node.js.org की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे आके मैं मेरी जा रहा हूँ मेरे डॉक्स के अंदर, ठीक है। डॉक्स के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे वर्जन अपनी चेक इस पर क्लिक करो तो ये आपके पास सारे के सारे जो हैं इसके मॉड्यूल्स हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारे इसके मॉड्यूल्स, आप लोग किसी के ऊपर भी आकर क्लिक करते हो तो आप स्पेसिफिक उसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओगे। लेट सपोज यहाँ पे आऊं मैं और यहाँ पे ये फाइल सिस्टम पड़ा हुआ है, मुझे आज ये काम करना है, FS मॉड्यूल। क्लिक करते हैं इसके ऊपर आकर, तो आप लोग चेक करोगे ये उसने हमें काफी डिटेल चीजें दे दी हैं, नीचे उनके कोड वगैरह उसने हमें दिए हैं कि काम किस तरह से करना है। मुझे यहाँ पे आके जो है ना सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को यूज करना है। अच्छा, इन्होंने ये एक अपडेट लेकर आए हैं। हाँ, ये इन्होंने एक इसमें अपडेट किया है, पहले नहीं था इसमें। बहरहाल हम लोगों ने अब बात करनी है वापस उसी की जो कि हम लोग अब तक करते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है इब्तिसाम? जो हमारे पास सिंक्रोनस होती है वो ब्लॉकिंग कोड होती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यूज करते हैं। आ जाए जरा इधर, मैं आ रहा हूँ मेरे कोड के अंदर, और मेरे कोड के अंदर आकर मैं क्या काम करूंगा, ठीक है। इसको बंद करते हैं जरा आके। तो मेरे कोड के अंदर आकर मैं क्या काम करूंगा, अब मैं अपना आकर एक फोल्डर बनाने वाला हूं जिस फोल्डर का नाम होगा मॉड्यूल्स, या बिल्ट इन मॉड्यूल्स इसका नाम रखते हैं, ठीक है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स, और एंटर करते हैं इस चीज को आके। अब इसके अंदर मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम होगा fs.js, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को एक और मॉड्यूल के बारे में बता दूं, और वो मॉड्यूल होता है हमारे पास हमारा OS का मॉड्यूल। OS का मॉड्यूल क्या होता है? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल होता है। ये बस इनको मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज इनको हमें आगे जाकर यूज करना है। OS मॉड्यूल था बहुत छोटा सा, आप लोग देखो इस चीज को। os.js कर रहा हूँ पहले तो आके यहाँ पे आके, ठीक है। हमें पता है कि जब हमारे पास जो है कोई बिल्ट इन मॉड्यूल है, पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर होगा हमारे पास, ऐसी है ना। यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अपना रिक्वायर करते हैं। मैं लिखूंगा कॉस्ट OS, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो आप यहाँ पे OS, कुछ वही कॉस्ट OS इज इक्वल टू रिक्वायर OS, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये मॉड्यूल यूज कहां पर होता है हमारे पास? ये मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं सिंपल आकर कर देता हूँ console.log और OS और डॉट करो अगर आप लोग, तो आप लोग चेक करोगे कि ये इसके अंदर सारे के सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर आके। सही है। लेट्स सपोज मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसके अंदर जो है ना जानना चाह रहा हूँ कि ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कब से स्टार्ट है। आज सुबह आई गेस मैंने थोड़ा 10:30 स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैं इसका वो चेक करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, OS डॉट इसका टाइम होता है, ये नीचे इन्होंने आई गेस दिया भी होगा हमें, अप टाइम। अप टाइम के नाम से हमारे पास एक इसका मेथड होता है, फंक्शन होता है। आप इसको कॉल करो, सेव करो, और अब आप ब्राउजर में, और मैं इसके साथ जो है एक स्ट्रिंग अटैच कर रहा हूँ बस, तो मैं अपने वो बैकटिक को यूज करूंगा। सही है। मैं आऊंगा और इसके साथ मैं आकर अपनी अटैच करूंगा इसको, मेरे स्ट्रिंग को। मैं लिखूंगा द अप टाइम
द अप टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, और वो क्या है, डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, और पीछे जाके खड़े हो जाना तीन दोनों ने, अप टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों ने अप टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्या है, और इसको मैं क्या काम करूंगा, लिखूंगा ओएस डॉट, और अप टाइम के नाम से हमारे पास मेथड होता है, ठीक है। अप टाइम का हमारे पास मेथड है। अब ये मेथड हमें बताएगा कि हमारा ये जो डिवाइस है ये कब से स्टार्ट है, सुबह से। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जरा आके लिखते हैं नोड, और मैं इस वक्त गलत पाथ में हूँ, अगर आप लोग चेक करो तो मैं उस वक्त हूँ बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर, मुझे जाना है कहाँ पे, बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर, ऐसे ही है। तो मैं जाऊंगा पहले सीडी करके, हमें पता है सीडी करके हम लोग जाते हैं उसके अंदर, सीडी और बिल्ट इन के अंदर चलते हैं और एंटर, उसके बाद वहां पे आके मैं करूंगा नोड और ओएस और एंटर। तो आप लोग चेक करेंगे कि द अप टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कुछ ये मुझे दे रहा है सेकंड्स में, मिली यहाँ पे आके, ठीक है, कि इतने सेकंड्स हो चुके हैं आपकी इस डिवाइस को स्टार्ट हुए सुबह से। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपना अप टाइम चेक कर सकते हो। अब इसी के अंदर जो है ना, हमारे पास कुछ और मेथड्स होते हैं, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मेरा कॉन्स्ट ओएस इन्फो, एक तरह का ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डिफरेंट कीज इसकी ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ। और यहाँ पे आके हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपनी फ्री मेमोरी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारी ये डिवाइस है, इसकी फ्री मेमोरी कितनी है, इसकी टोटल मेमोरी कितनी है, इसकी ये रिलीज कब हुई थी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कैसे, आप लोग आओ, और इसको मैं देता हूँ मेरा रिलीज, पहले रिलीज का एक की देते हैं इसको, और मैं देता हूँ ओएस डॉट, यहाँ पे हमारे पास एक चीज है रिलीज के नाम से, वो मैं बता देगा, सेव एक तरह का फंक्शन है, ऑब्वियस है। देन इसकी टोटल मेमोरी करेंगे, और ओएस डॉट टोटल मेम, हमारे पास एक मेथड है, वो भी सारे ओएस के मेथड हैं, ये हम लोग यूज करेंगे। फ्री मेम के नाम से भी एक मेथड है, फ्री मेमोरी कॉलन ओएस डॉट फ्री मेम, सही है। देन इसकी वर्जन का भी एक मेथड है हमारे पास, वर्जन अगर मैं करता हूं और मैं यहाँ पे आके ओएस डॉट वर्जन करता हूं, तो इसकी मुझे वर्जन प्रॉपर बता देगा। अब अगर आखिर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर दूं और ओएस इन्फो कर देता हूं, हमारे पास क्या होगा, एक तरह का प्रॉपर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नोड करते हैं और ओएस करके एंटर करते हैं इस चीज को, तो आप लोग चेक करेंगे मेरे पास हर वो चीज आ रही है जो मैंने उससे मांगी है। क्या क्या मांगा था मैंने, उसकी रिलीज और उसकी टोटल मेमोरी, उसकी फ्री मेमोरी और उसकी वर्जन इसकी क्या है, विंडोज 10 प्रो है ये, ठीक है। किसकी, ये मेमोरी बता रहा है हमारी इस डिवाइस की, लाइक यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो इसकी मेमोरी जो है आप कह लो कि रैम होती है जो हमारी, ये वो है। अच्छा, रिलीज हमारी हमें ये बता रहा होता है कि या आपका कह लो कि ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये कब रिलीज हुआ था हमारे पास, उसका है ये, ठीक है। ऊपर हमारा अप टाइम वैसे ही है, ये हमारे पास चीजें आ गई। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी के भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है ये सारे अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे आके, मेन चीज तो ये है कि हमें ये तो पता चला कि ठीक है ये चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत क्या है हमें, इसकी हमें जरूरत ये है कि क्या हो कि हमारे सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट आ रही हो किसी और क्लाइंट्स की, और हमें उसकी इंफॉर्मेशन गेट करनी हो कि यार ये कहाँ से आ रही है और ये कौन सी उसके वजह वो रिलीज की कब है, या और भी इसके अंदर हमारे पास मेथड्स हैं, वो सारे आप लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग अपने उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि कौन सा यूजर हमारे पास जो है रिक्वेस्ट भेज रहा है यहाँ पे आके, ये हमारा ये ओएस का मॉड्यूल काम कर रहा होता है। डन है, सिंपल इसके मेथड्स है, आप लोग बस उनको कॉल करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप वो काम क्या कर रहे हैं आपके पास। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल होता है, ओएस इसका मतलब है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको मैं एंड कर रहा हूं यहाँ पे कि बस एक बहुत छोटा सा काम था हमारा। हमारा जो मेन आज का मुद्दा है वो है एफएस का मॉड्यूल, और मैं इसको इस बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर ही रखूंगा। मैं लिखूंगा fs.js। अब fs क्या चीज है, fs हमने बात की थी, फाइल सिस्टम होता है हमारे पास ये, और इसके अंदर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइल्स को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं आ रहा हूं यहाँ पे और लेट्स सपोज मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ और random.txt, एक txt की फाइल बना रहा हूं मैं यहाँ पे आके, और मैं इसको लिखता हूँ द कंटेंट इज ग्रेट, बस इतना सा काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आके। अब सीन कुछ ये है कि हम लोग अपने इस fs मॉड्यूल को यूज करके जो है ना अपना किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। अब हमारे पास मेनली fs मॉड्यूल के दो काम होते हैं, पहला काम होता है आप रीड कर सकते हो, दूसरा काम होता है आप राइट कर सकते हो, कोई अपनी फाइल में राइट कर सकते हो। अब पहले हम लोग रीड को चेक करते हैं। सबसे पहला क्या काम करना है हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करना है। सबसे पहले तो कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर करते हैं उस चीज को, और वो है fs, ओके।
अब उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इनको जरा रीड करते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक वेरिएबल, क्योंकि मैं जो भी मैं रीड करूंगा डेटा को वो एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आके मैं करूंगा कॉन्स्ट मेरा टेक्स्ट या जो भी आपने करना है, टेक्स्ट इज इक्वल टू ऊपर एफएस मॉड्यूल जो मैं ऊपर मैंने इंपोर्ट किया है एफएस डॉट। अब यहाँ पे आप लोग आकर चेक करोगे रीड फाइल सिंक, एक हमारे पास रीड फाइल भी है और एक हमारे पास रीड फाइल सिंक भी है। मैं पहले सिंक का आपको बता दूं, फिर उसके बाद रीड फाइल के ऊपर जाऊंगा मैं। अब रीड फाइल सिंक का क्या मतलब है, रीड फाइल सिंक्रोनस मींस ब्लॉकिंग कोड, ठीक है। ब्लॉकिंग कोड मतलब कि अगर आप इस तरह से अपनी फाइल्स को रीड करते हो जिसका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज्यादा हो, वो कोड थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, अगले कोड को ब्लॉक कर सकता है। वो जो हमने कल की क्लास में भी देखा था, ये लूप हमने चलाकर जब देखा था। तो रीड फाइल सिंक में कर रहा हूं। अब ये जो एक तरह का फंक्शन है, ये हमसे लेता है मेनली दो तरह के पैरामीटर्स, ठीक है। अब वो कौन कौन से दो तरह के पैरामीटर्स ले रहा होता है, इसका जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है कि यार आप किस फाइल को रीड करना चाह रहे हो। मैं किस फाइल को रीड करना चाह रहा हूं, यहाँ पे आके random.txt, ठीक है। मुझे उसका प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा, डॉट स्लैश करके मेरा random.txt, ऐसे ही है। पहला पैरामीटर इसका ये हो गया, लेकिन इसका एक दूसरा पैरामीटर होता है, और वो पैरामीटर इसका क्या होता है, वो पैरामीटर होता है हमारी कोडिंग की टाइप। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने HTML के अंदर जब हम HTML अपनी कवर करे थे, वहां पे हमने अपनी कोडिंग की टाइप देखी थी, कौन सी थी? हाँ, शायद मैंने सही सुना है, क्या कहा था? UTF-8 था। वो UTF-8 था हमारे पास। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। index.html की फाइल में जाके index.html क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके इसको लेकर चलते हैं। तो ये हमारा कुछ जो कैरेक्टर्स का सेट था वो क्या था, UTF-8 था। हमें यहाँ पे आके उसे बताना पड़ता है कि भाई हमारी जो कोडिंग की टाइप है ना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, हमारी जो कोडिंग की टाइप है वो UTF-8 होने वाली। इसको आप एक स्ट्रिंग के अंदर ही ऑब्वियस रखोगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आप लोग चेक करें कौन कौन सी हैं। एस्काई है, base64 है, base64 URL, बाइनरी है, हेक्स है, लैटिन है, UTF-8 है, ये सारी चीजें हमारे पास है। हमारी टाइप है UTF-8, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब अगर आकर मैं इसको कर देता हूँ console.log और मेरा टेक्स्ट जो मेरा वेरिएबल का नाम है, सेव करते हैं और इसको जरा रन करते हैं, नोट करते हैं और fs, हाँ जी। अगर मैं आकर अब इसको एंटर करता हूं ना, तो आप लोग चेक करो कि मेरे पास आ रहा है द कंटेंट इज ग्रेट, जो मैंने लिखा था अपनी दूसरी फाइल में रैंडम कंटेंट random.txt के अंदर। तो इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। आप लोग अक्सर देखते हो कि आप लोग जो है ना किसी डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो उसकी एक PDF डाउनलोड हो जाती है आपके पास। यहाँ पे कुछ उसी तरह का सीन हो रहा है। आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी एक फाइल को जो है रीड कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। मेनली वो जो होता है वो क्रिएट हो रहा होता है आपका, एक पूरी फाइल जनरेट हो रही होती है। यहाँ पे हम लोग फिलहाल उस कंटेंट को बस रीड कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो ये सीन है कि हमने UTF-8 दिया। अगर मैं UTF-8 नहीं देता हूँ तो आप लोग चेक करो कि क्या होगा आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अक्सर आपसे इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है। नोट FS और एंटर, ये क्या चीज आ गई है हमारे पास। मैंने अपनी कोडिंग की टाइप हटाई है और मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है एक बफर। इसको बफर बोला जाता है। आप कह सकते हो इसको चंक डेटा, जो आपका आपका जितना भी आप इसके अंदर इस फाइल के अंदर जितना जितना भी कंटेंट है ना, वो कंटेंट कुछ यही है, बट वो उसे मुझे दे रहा है एज एन चंक डेटा में। चंक्स में मुझे वो डेटा शो करवा रहा है। आप कह सकते हो जैसे आप लोग हमने अक्सर देखा हुआ है बाइनरी लैंग्वेज 010101, ठीक है। हमारे पास जो बफर होते हैं वो भी कुछ उसी तरह का काम कर रहा होता है कि हमारे पास नंबर्स के अंदर हर एक कैरेक्टर का वो सेट कर रहा होता है। इस कैरेक्टर का ये नंबर है, ये नंबर इस कैरेक्टर का है, हर एक चीज वो सेट कर रहा होता है। तो चंक, ये अगर हम लोग अपनी टाइप उसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वो हमें एज एन चंक डेटा शो करवा देता है कि भाई ये आपका डेटा है। डेटा तो वो हमें अभी भी हमें दे रहा है, बट ये रीडेबल नहीं है हमारे पास। हमें नहीं पता कि ये डेटा है क्या। तो इसलिए अगर हमारा डेटा रीडेबल होना चाहिए, फिर हमें क्या काम करना है, हमें अपनी कोडिंग की टाइप भी देनी है, और वो क्या है, UTF-8। कुछ इस तरह से अगर सेव करके अब आते हैं हम लोग, और यहाँ पे आके अब मैं इसको रन करता हूँ CLS नोट करके और FS और एंटर। कंटेंट इज ग्रेट अब आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आके। ओके, तो दूसरा पैरामीटर हम यही क्यों देना, हम कोई दे सकते हैं, बट हमारी कोडिंग की टाइप ये है ना। अगर हम लोग कोई और देते हैं, जैसे एस्काई देते हैं, तो वो एस्काई में हमारा ही कंटेंट दिखेगा हमें। एस्काई और डिफरेंट टाइप होती है। हमारे पास बाइनरी थी, अगर बाइनरी कहते हैं फिर बाइनरी में हमारा कंटेंट दिखना था हमें 01 वगैरह में। रीड फाइल सिंक्रोनस किया था, अगर हम सिंक्रोनस ना करें, अब उस पर आ रहा हूं मैं। ये सिंक्रोनस है, मतलब ब्लॉकिंग कोड है ये हमारे पास, ठीक है। वो जो रीड फाइल है वो एसिंक्रोनस होता है, मींस नॉन ब्लॉकिंग। हमने करना वही है, बट हमें पता दोनों दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो ये काम तो हमारा बन चुका है यहाँ पे आके। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, याद है सबको, सबको क्लियर है, रीड फाइल सिंक।
अब अगली बात यह है कि हमें अपनी किसी फाइल को कह लो कि राइट करना हो। लेट्स सपोज मेरे पास ये random.txt ही पड़ी हुई है और मैं इसके अंदर जो है ना कोई कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे रखकर मैं कंटेंट ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं एक प्रोग्राम रन करूंगा, उस प्रोग्राम से क्या होगा, मेरी उस random.txt के अंदर जो है ना कोई कंटेंट लिखा जाएगा। मैं ये काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस बार आके एक और इसका मेथड यूज करेंगे, कॉन्स्ट करते हैं और इसका भी इस वेरिएबल का नाम लिखते हैं आउटपुट के नाम से कर देते हैं। आउटपुट के नाम से हम लोग इसको कर रहे हैं इज इक्वल टू fs डॉट राइट फाइल सिंक। हमारे पास एक मेथड होता है राइट फाइल सिंक। ओके, राइट फाइल सिंक हमारे पास आ गया। अब ये राइट फाइल सिंक जो है ये क्या काम कर रहा होता है, हमारे पास राइट फाइल सिंक जो है हमारी एक फाइल के अंदर रीड राइट कर सकते हैं हमारे कंटेंट को, और ये लेते हैं हमसे 3 पैरामीटर्स मेनली। अब इसके 3 पैरामीटर्स कौन-कौन से होते हैं? वैसे तो इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, बट तीसरा पैरामीटर कह लो कि ऑप्शनल होता है, मैं आपको वो भी अब बताता हूँ। पहले इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर इसका होता है कि आप किस फाइल के अंदर राइट करना चाह रहे हो। अब या तो ये हो सकता है कि आपकी वो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, जैसे मेरे पास ये है random.txt, बट अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर मैं क्या काम कर सकता हूँ, या इसी के थ्रू अपनी फाइल न्यू जनरेट भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं output.txt के नाम से बनाना चाह रहा हूँ, output.txt, अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा, मेरी खुद ही ऑटोमेटिकली एक फाइल यहां पे आके जनरेट हो जाएगी output.txt के नाम से। एक ये हो गया पहला पैरामीटर। इसका ये होता है कि आपकी फाइल का नाम क्या होना चाहिए। अगर पहले से एग्जिस्ट करती है फिर आपका कंटेंट उसी के अंदर चला जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है फिर वो फाइल जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसका दूसरा पैरामीटर होता है कि उस फाइल के अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, आपने उसके अंदर कंटेंट क्या ऐड करना है, और मैं मेरे लिए कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूं इसी का random.txt जो है ना, द कंटेंट इज ग्रेट। मैं इसी को अपनी उसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूं यहाँ पे आके। मैं यूज करूंगा मेरे बैकटिक्स और द कंटेंट वी आर राइटिंग इन दिस फाइल इज, और कॉलन लगाते हैं और डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस करके हम लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट हमारे ऊपर वेरिएबल से आ रहा था जो, और जी मैं इसको कर रहा हूं, तो आप चेक करो इस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास वो सारी जो रीड करें वो स्टोर तो हो ही चुका है ना। तो मैंने क्या काम किया, मैंने लिखा है ये हमारे पास फाइल बनेगी एक, और ये उसके अंदर कंटेंट ऐड होगा, द कंटेंट वी आर राइटिंग इन दिस फाइल इज, और आगे टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? अगर आपने console.log करना तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन जब आप console.log आउटपुट करोगे आपको मिलेगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों मिलेगा? बिकॉज जो राइट फाइल सिंक है ये कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवा रहा हमारे पास। रीड फाइल जो था वो हमारे पास कोई किसी चीज को रिटर्न करवा के दे रहा, हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिटर्न करवा के दे रहा था। राइट हमें ये कोई चीज रिटर्न नहीं करवा कर देता। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसको रन करता हूँ, नोट करते हैं और fs और एंटर। चेक करें, द कंटेंट इज ग्रेट, जो पीछे वाला आ रहा है, ऊपर टेक्स्ट वाला आ रहा था, और उसके बाद अनडिफाइंड आ रहा है जो कि कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही। बट साइड में आप लोग चेक करोगे एक फाइल जनरेट हुई है मेरे पास output.txt के नाम से। अगर मैं इसको आकर क्लिक कर लेता हूं तो आप लोग चेक करोगे इसके अंदर कुछ कंटेंट आ रहा है, द कंटेंट वी आर राइटिंग इन दिस फाइल इज द कंटेंट इज ग्रेट, जो मैंने ऊपर उसको टेक्स्ट पास किया था। समझ आ रही है? कुछ इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी फाइल्स को जो है ना रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। अब मेन मुद्दा क्या है हमारा ये काम करने का, हो सकता है कि हमारा पूरी टेम्पलेट पड़ी हो हमारे पास, HTML हो सकती है, CSS हो सकती है, हम लोग अपने इस रीड फाइल सिंक को यूज करके उनको से रेंडर कर सकते हैं। फिर आप लोग कह सकते हैं कि हमने तो अपने रिएक्ट को यूज करना है, तो हम लोग किस तरह से एक एक कंपोनेंट को इस तरह से रीड करते रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है। ये हम लोग काम करते हैं जब हमारा काम हो रहा होता है सिर्फ बैकएंड के ऊपर, फ्रंट एंड का इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। आप लोग अक्सर देखते हो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप काम कर रहे होते हो कि कोई कोई भी अपनी किसी भी फाइल के ऊपर या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो, जैसे ही लॉगिन करते हो आपको एक ईमेल आती है, या साइन अप किया आपको एक ईमेल आती है, आपको उसको वेरीफाई करना पड़ता है। आप लोग अक्सर ये चीज देखते हो कि यार वो जो है ना वो भी अच्छे से स्टाइल किया हुआ है, उस ईमेल जो हमें ईमेल आई है वो भी अच्छे से स्टाइलिंग उसकी की हुई है। ऐसे ही है, ऐसे वो रैंडम कोई कंटेंट नहीं फेंक देते, वो अच्छे से स्टाइलिंग की होती है उसकी। वो काम हो रहा होता है सारा का सारा बैकएंड के अंदर। बैकएंड के अंदर भी हमें बाजू का स्टाइलिंग करनी पड़ जाती है, जो कि सर्वर से रिस्पॉन्स जा रहा होता है। बैकएंड के थ्रू भी हम लोग अपना कोई बाजू का स्ट्रक्चर सेंड कर सकते हैं, जो कि हमारे यूजर को उसकी किसी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में यूज दिखे। जैसे कि हमारी ईमेल हो सकती है हमारे, या उसको ओटीपी, आप ओटीपी चेक करते हो अपना, जैसे आपको मैसेज आ रहा होता है कि आप जैसे ही आप वो एक लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, वो कहता है कि आप पहले अपने नंबर से इसको वेरीफाई करो। जैसे आप उसको वेरीफाई करते हो देन आप उसके अंदर लॉगिन करते हो। तो ये जो चीजें यहाँ से सारी हम लोग सेंड करते हैं अपने बैकएंड के थ्रू। ऑब्वियसली फ्रंट एंड से सिर्फ रिक्वेस्ट जानी है, मेनली सारा हमारा काम बैकएंड का होता है कि उससे रिस्पॉन्स क्या देना है।
अब वो रिस्पॉन्स ऑब्वियस हम लोग अब उसका स्ट्रक्चर भी सारा रिस्पॉन्स देंगे, और उसके बाद एक थर्ड पार्टी भी रिस्पॉन्स देते हैं हम लोग उस चीज को कि भाई आप हमारा यूआई भी चेक करो, बट आप थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां पे हमारे पास यही रिस्पॉन्स है, जैसा लाइक हमारी ईमेल। ओके, यहाँ इसलिए हमें इस चीज की जरूरत है, इस मॉड्यूल की हमें इसलिए जरूरत है यहाँ पे आके। अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि यार हम लोग अच्छा फाइल्स को रीड कर पा रहे हैं यहाँ पे आके, इसमें हमें कोई मसला नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब सीन कुछ ये है कि क्या हो कि ये random.txt की बजाय हो एक random.js की फाइल, पॉसिबल है एक random.js की फाइल हो और उसके अंदर कंटेंट पड़ा हो 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग, लेट्स सपोज। तो फिर ये काम हो रहा है कौन सा, सिंक्रोनस है, ये मींस ब्लॉकिंग कोड। तो इसलिए हमारे पास एक ऑल्टरनेट होता है इसका, और वो क्या होता है, एसिंक्रोनस, जो कि इसका कह लो कि ब्लॉक नहीं करता हमारे कोड का। अच्छा, इसका तीसरा पैरामीटर एक और होता है, आपको इसका तीसरा पैरामीटर बता दूं कि ये 2 पैरामीटर है फिलहाल के लिए हमारे पास, कॉमा करके आप इसका तीसरा पैरामीटर भी ऐड कर सकते हो, और वो होता है हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट, जिसको आप कहते हो अपना फ्लैग के नाम से, फ्लैग कॉलन, और एक स्ट्रिंग के अंदर आप ए इसको पास कर देते हो। अब ये क्या काम कर रहा होता है हमारा, ये आपका ये काम कर रहा होता है, क्या जब आप एक फाइल के अंदर रीड करते हो ना, राइट करते हो सॉरी, जब आप एक फाइल के अंदर राइट करते हो, जो मेरी थी output.txt, अगर मैं दोबारा से मेरी इस प्रोग्राम को रन करता हूं ना, आप लोग चेक करोगे, cls करते हैं और नोड करते हैं, और मैं दोबारा से रन करता हूं मेरे fs को ही, और एंटर मारते हैं, आप लोग चेक करोगे यहाँ पे आके, और जी भी कर लो कि मेरा जो कंटेंट है ना, वो खुद ही अपडेट हो रहा है, पहले पिछले वाले को खत्म नहीं कर रहा। जैसे कि दोबारा से रन कर रहा हूं मैं, ये चेक करें, उसने पिछले को खत्म नहीं किया, वो क्या काम कर रहा है, वो पिछले के साथ जो है ओवरराइड करता जा रहा है, लाइक कह सकते हो कि पिछला भी कंटेंट हमारे पास है उसको थोड़ा सा और अपडेट कर रहा है यहाँ पे आके। जब जब मैं इसको रन करूंगा मेरा कंटेंट जो है वो अपडेट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये किस वजह से हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास हो रहा है बिकॉज हम लोग जो है इस फ्लैग को यूज करें, फ्लैग ए। अगर मैं इस चीज को हटा देता हूं या इसको कमेंट कर देते हैं, अब क्या होगा, पिछला सारा कंटेंट ओवरराइट हो जाता है, जो इस टाइम पे रन होगा सिर्फ वही हमें शो होगा। लेट्स सपोज इस टाइम पे output.txt के अंदर इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं इधर आकर अगर इसको रन करता हूं नोड और मेरा fs और एंटर, चेक करें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सारा कंटेंट खत्म हो गया, एक लाइन उसकी जगह ले ली, ओवरराइट हो गया मेरा पिछला सारा कंटेंट। तो ये काम है हमारे इस फ्लैग का इसका ये सिंटेक्स है इसका, होता है ये एक मतलब ऑल है यहाँ पे आके कि सारा का सारा उसको रेंडर करेगा, ठीक है। और मैं कॉमा नहीं लगाया हुआ यहाँ पे आके, आई गेस, हाँ कॉमा नहीं डाला हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसकी समझ आ गई सब लोगों को, फाइल सिस्टम और ये सिंक्रोनस होता है। अब एसिंक्रोनस के ऊपर बात करते हैं। हाँ, ये इतना यूज नहीं होता हमारे पास यहाँ पे आके, बट आपको पता होना चाहिए। हाँ, नहीं किसने कहा है? नहीं, खड़े गुड। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आके आपको बताता हूँ कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस से क्या होता है, हमारे पास जो है किस तरह से हम लोग अपने कोड को रीड कर सकते, राइट कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे पास सिंक्रोनस था, ठीक है। इधर आ रहा हूं मैं और async.js कर रहा हूं इस बार आके, फाइल्स को ही रीड करेंगे, फाइल्स को ही राइट करेंगे, बट इस बार वो ब्लॉकिंग नहीं होगी, इस बार वो नॉन ब्लॉकिंग कोड होगा हमारा, पहले वो ब्लॉकिंग कोड था। मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ मेरा वापस वही fs मॉड्यूल इंपोर्ट, कॉस्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप हमारे उसी fs को। अच्छा, अगर और तरीके भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था लास्ट क्लास अपने फ्रंट एंड के अंदर, अगर आप लोग यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हैं, तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं, इस मॉड्यूल के अंदर से कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी एक्सेस कर सकते हो डायरेक्ट, जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पे एक रीड फाइल है, मैं वो, और राइट फाइल है वो, बस इन दोनों को चाह रहा हूँ। तो अब मुझे बार बार fs डॉट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जो रीड फाइल लिख सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज मैंने डायरेक्ट अपने फंक्शन को ऊपर इंपोर्ट कर लिया ना। पहले मैं यहाँ पे आके ये काम करूँ कि मैं fs को डायरेक्ट इंपोर्ट, एक वेरिएबल के अंदर मैं अपने इस मॉड्यूल को स्टोर करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे fs डॉट करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे आके मैं डायरेक्ट fs मॉड्यूल के अंदर से कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस को हमें पता है क्योंकि इसी नाम से वो फंक्शन हमारे पास फिर आएंगे। अब मैं डायरेक्ट अपना रीड फाइल और राइट फाइल कर सकता हूँ, मुझे इस बार अब कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। चलें जी, ये हमने काम कर लिया, अब वापस आते हैं और मैं कर रहा हूँ, और मैं ये काम कर रहा हूँ, इन दोनों को चलो ऐसे पड़ा रहने देते हैं, कॉस्ट करते हैं इधर आके, और टेक्स्ट एक बनाएंगे, एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू, और इस बार मैं यूज करूंगा मेरा रीड फाइल सीख नहीं, इस बार रीड फाइल होगा। अब ये रीड फाइल क्या काम करता है, ये हमसे 3 पैरामीटर ले रहा होता है,
तीन पैरामीटर्स इसके कौन से होते हैं? पहले तो सेम वही पैरामीटर्स का रहेंगे कि पहला पैरामीटर इसका क्या होगा, आपने किस फाइल को रीड करना है, सही है, तो मुझे रीड करना है मेरी इस random.txt को ही, मैं इसी को रीड कर रहा हूँ, तो मैं इसका प्रॉपर पाथ दे दूंगा / मेरा random.txt, सही है। इसका दूसरा होता है पैरामीटर के आप कोडिंग की टाइप, मैं इसको वो ऐड कर रहा हूँ UTF-8, ठीक है, बट इसका एक तीसरा पैरामीटर भी होता है, और वो तीसरा पैरामीटर इसका क्या होता है, हमारा कॉल बैक। हमें पता है कि यार ये जो रीड फाइल है ये हमारे पास क्या है, एक तरह का नॉन ब्लॉकिंग कोड होगा, तो नॉन ब्लॉकिंग कोड हमारे पास बनता कैसे है, नॉन ब्लॉकिंग कोड हमारे पास बनता ही इससे, हमने देखा था अपने फ्रंट एंड में एसिंक अवेट, अगर आप लोगों को याद हो तो एसिंक अवेट, उसका क्या हो रहा, उससे क्या हो रहा था, हमारा कोड ब्लॉक नहीं होता था, वो एक प्रॉमिस का वेट कर रहा होता था, उसको एक कॉल बैक कहते हैं, ठीक है, एक कॉल बैक बन रहा होता था। कॉल बैक सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी ये होती है कि आपका एक फंक्शन, आपके उस फंक्शन के अंदर कोई और आपका फंक्शन रन कर रहा हो या कॉल हो रहा हो, आपका अगर एक फंक्शन है और आप अपने उस फंक्शन के अंदर आप अपने किसी दूसरे फंक्शन को एज एन पैरामीटर जब पास करते हो तो आपका कॉल बैक बन जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कॉल बैक क्या होते हैं, कॉल बैक क्या होते हैं, कॉल बैक हमारे पास ये होते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है और आप उस फंक्शन के अंदर अपने किसी और फंक्शन को एज एन पैरामीटर कॉल करवा रहे हो, एज एन पैरामीटर पास कर रहे हो फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को एज एन पैरामीटर, एज एन पैरामीटर ये इंपॉर्टेंट चीज है, एज एन पैरामीटर आप उसको कॉल करवाते हो तो वो आपका क्या होता है, कॉल बैक हो रहा होता है। अब यहाँ पे जो है इसका पहला पैरामीटर है random.txt हमारी फाइल, दूसरा पैरामीटर था कि आपकी कोडिंग की टाइप, लेकिन तीसरा पैरामीटर होता है इसका आपका कॉल बैक, ये, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या दूंगा, यहाँ पे आके मैं इसको पास करूंगा मेरी कुछ चीजें, और सपोज मैं इसको देता हूँ एरर कॉमा रिजल्ट, एरर और कॉमा रिजल्ट, ठीक है, और मैं ये काम कर दूंगा, कर सकता हूँ मैं ऐसे, मैंने एरर फंक्शन में बस उसको रिटर्न करवा रहा हूँ, एरर फंक्शन के अंदर और कुछ नहीं कर रहा मैं। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपनी इफ एल्स कंडीशंस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई एरर आ जाता है तो आप हमें हमारा एरर शो करवा दो, वरना आप हमें हमारा रिजल्ट शो करवा दोगे। मैं कर रहा हूं इसको इफ एर, एर मेरे ऊपर पैरामीटर जिसका नाम ओबेस आप लोग कुछ भी रख सकते हो, बट ये एक तरह का मैंने कॉल बैक बना दिया बिकॉज फंक्शन के अंदर रीड फाइल खुद एक फंक्शन है ना, उसके अंदर एक और फंक्शन रन कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके, तो एक तरह का मेरा कॉल बैक बन चुका है। मैं कह रहा हूँ इफ एरर, और अगर इस चीज को आप लोग देखो वहां पर, तो हमने ये चीज अपने फ्रंटर में देखी थी कि अगर हमारा इज लोडिंग, उसका क्या मतलब था, अगर इज लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पे इसका ये मतलब कि अगर एरर ट्रू है, ठीक है, जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी होती है ये भी, ठीक है, अगर वरना आप ये भी काम कर सकते हो, अगर हमारा जो है, अगर हमारा रिजल्ट है, प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है तो आप वो हमें शो करवा दो, वरना एरर शो करवा दो, मैं यहाँ पे एक रिजल्ट शो करवा रहा हूँ, एरर पहले शो करवा रहा हूँ। हाँ ये पहले आएगा, ये इसका सीक्वेंस यही होता है। अगर एरर है तो आप क्या काम करोगे, तो आप इसको कोई अपना शो करवा सकते हो, एरर थ्रो न्यू एरर हमने देखा था, या फिर आप डायरेक्ट अपना सिर्फ console.log ये ऐड कर दो, उप्स एरर अकर्ड, ठीक है, एरर अकर्ड, सही है, वरना आप लोग अपने एल्स के अंदर कि अगर कोई एरर नहीं है तो फिर आप लोग क्या काम करो, console.log, और तब आके आप क्या काम करो, अपने रिजल्ट को शो करा दो, बिकॉज मुझे पता चल गया कि इस रिजल्ट के अंदर सारा डेटा मेरा स्टोर हो चुका है, आकर मैं उस रिजल्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ। डन है यहाँ तक आके? अब सिंपल मैं क्या काम कर सकता हूँ, सिंपल मैं console.log अगर टेक्स्ट को ही कर देता हूँ, अच्छा खैर मुझे यहाँ पे आके इस टेक्स्ट को करने की जरूरत नहीं थी वेरिएबल बनाने की, बट मैं इसको फिर भी कर देता हूँ। अब इसको हम लोग आके रन करते हैं, नोट करते हैं, और क्या है एसिंग, और एंटर। अब आप लोग चेक करें, द कंटेंट इज ग्रेट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है हमारे पास, ऑब्वियस है बिकॉज मैं 2 बार console.log किया हुआ है ना, मैंने वही बात किया था कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी टॉक टेक्स्ट वाला, आप लोग हटा सकते हो, बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वही चीज आ रही है इस टाइम पे, द कंटेंट इज ग्रेट, वैसे काम बन रहा है हमारा, बट ये काम बन रहा है नॉन ब्लॉकिंग, कॉल बैक के थ्रू हमारा ये काम बन के आ रहा है हमारे पास, वो पिछला था ब्लॉकिंग कोड। ब्लॉकिंग कोड पिछला इस तरह से था कि अगर आप लोग यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे जो है अगला कोड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला कोड जो ब्लॉक हो जाएगा जब तक मेरा ये वाला कोड रन नहीं करेगा, बट यहाँ पे जो है ना कंट्रोल जी मैं इसको कर रहा हूँ, मेरे इसके इसके अंदर आकर भले ही मैं आगे कोई भी कोड ऐड कर दूं वो ब्लॉक नहीं होगा, बिकॉज ये एक तरह का कॉल बैक है, ये वेट कर लेगा खुद ही कि अच्छा ये कॉल बैक है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन रन कर रहा है, ठीक है, शायद इसको वेट करना पड़ सकता है, ये वेट करेगा अगले काउंटर को, अगले कोड को पहले रन कर देगा, ये हमारा कॉल बैक होता है। ठीक है, यहाँ तक आके सबको क्लियर है? अब ये तो काम बन गया हमारा। अब इसी तरह से हमारे पास राइट फाइल भी होता है, मैंने वो भी ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, मैं इसको हटा रहा हूँ और अब मैं राइट फाइल कर रहा हूँ। और अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास निकल कर आ जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा।
मैं करूंगा यहाँ पे आके मेरा राइट फाइल सिंक, राइट फाइल को यूज करूँ इस पर आके, सिंक नहीं राइट फाइल, वापस से कि आप कौन सी फाइल जनरेट करना चाह रहे हो, कहाँ जनरेट करना चाह रहे हो, या अगर आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है उसमें अगर आप कंटेंट ऐड करना चाह रहे हो। मैं बना रहा हूँ एक मेरा डॉट स्लैश करके फोल्डर होगा, ये एसिंक के नाम से फोल्डर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, उसके अंदर स्लैश करके होगा मेरा रिजल्ट डॉट टीएक्सटी, कर सकते हैं ऐसे। मेरे पास ये फिलहाल बने नहीं है, मैं इनको बना रहा हूँ यहाँ पे आके। उसके बाद इसके अंदर मैं कंटेंट अपना ऐड कर रहा हूँ, और मेरा वो कंटेंट क्या होने वाला है, फिलहाल के बैकटिक द कंटेंट इज ग्रेट, रैंडम मैं वही ऐसे ऐड कर रहा हूँ, द कंटेंट इज ग्रेट। ओके, कुछ इस तरह से। और इसका भी तीसरा पैरामीटर होता है वही हमारा कॉल बैक, कुछ इस तरह से, एरर और कॉमा हमारे पास हमारा रिजल्ट और कुछ ये वापस से वही चीज, अगर एरर है तो कंसोल डॉट लॉग हमें हमारा एरर शो करवा दो, एरर, वरना आप क्या काम करो, वरना आप हमें हमारा रिजल्ट शो करवा दो, वरना रिजल्ट शो करा दो। और रिजल्ट हमारा अनडिफाइंड आएगा, बिकॉज हमने देखा था राइट फाइल जो है वो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवा रहा होता। ठीक है, रिजल्ट कुछ इस तरह से CLS नोड करते हैं और एसिंक करते हैं और एंटर करते हैं अगर आकर, तो अब ये मुझे एक तरह का एरर मिल चुका है। और वो एरर क्या दे रहा है ये चेक करो, मैंने उसको कंसोल लॉग एरर किया तो प्रॉपर मुझे एरर शो करवा रहा है यहाँ पे आके। वो कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, आपकी कोई इस तरह की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये इसको क्रिएट नहीं कर पाएगा इस तरह से। अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे सिर्फ अपनी फाइल जनरेट करूं, मेरा वो शायद ना फोल्डर को जनरेट नहीं कर पा रहा। अगर मैं ये काम कर देता हूँ, हाँ अब जनरेट हो रहा है, फोल्डर को उसने जनरेट नहीं किया था। रिजल्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर अगर आप लोग आकर अब चेक करो तो कंटेंट इज ग्रेट अब हमारे पास वहां पे आ रहा है। बट ये किस तरह से आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है प्रॉपर वैसे हमारे नॉन ब्लॉकिंग कोड के थ्रू। इस चीज को जो है मैं एक बार कमेंट कर रहा हूँ, सेव, और ऊपर वाले के ऊपर वापस आते हैं, टेक्स्ट वाले के ऊपर ही। सही है, ये काम कर दिया हमने। अच्छा, अब अगर मैं इसका पाथ कोई गलत कर दूंगा ना, हमें क्योंकि हमने उसको बोला कि उप्स एरर रखड़ वगैरह, अगर मैं अब इसको रन करता हूं ना, CLS और नोड करो और एसिंक और एंटर, तो आप चेक करेंगे मेरे पास क्या आ रहा है, उप्स एरर अकर्ड, बिकॉज उसका पाथ गलत हो चुका है। एरर अकर्ड, और आगे जाके अगर आपने ऐड करना है प्रॉपर उसका एरर भी, तो वो भी ऐड कर दो, ये एरर। तो क्या होगा, साथ में मेरी एक स्ट्रिंग भी आएगी और साथ में मुझे प्रॉपर एरर भी मिलेगा, कुछ ये उप्स एरर अकर्ड, और आगे वो मुझे एरर शो करवा रहा है कि एरर क्या आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी का एरर आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से आप अपनी एरर हैंडलिंग भी अच्छी कर सकते हो, आप कस्टम अपना एरर चेक कर सकते हो, वरना आप अपना थ्रो न्यू एरर भी कर सकते हो, बिल्ट इन होता है इसी के अंदर। ये सारे काम आप लोग कर सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी? अब्दुल हनान क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो कह लो कि हमारा निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉल बैक हेल, कॉल बैक्स की हेल। ठीक है, हेल क्या होता है, जहन्नम होती है। तो यहाँ पे हम क्या काम करने वाले हैं, अब कॉल बैक हेल करने वाले हैं। एक इंटरव्यू का कह लो कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है वो आपका होता है कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल क्या चीज होती है, कॉल बैक हेल हमारे पास होता है, कॉल बैक के अंदर कोई और कॉल बैक, उसके अंदर कोई और कॉल बैक, उसके अंदर कोई और कॉल बैक, कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि नेस्टेड कॉल बैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है हमारा कॉल बैक हेल। मैं आपको कॉल बैक हेल बना के दिखाता हूँ कॉल बैक हेल चीज क्या होती है। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले अपना ये टर्मिनल बंद करूंगा और यहाँ पे आते हैं, और मैं रिजल्ट डॉट टीएक्सटी को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, और बस मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर आकर मैं अपना बना रहा हूँ कॉल बैक हेल के नाम से, कॉल बैक हेल डॉट जेएस। सही है, एक न्यू फाइल है, कॉन्स्ट रीड फाइल और राइट फाइल दोनों को इंपोर्ट करूंगा मैं, रीड फाइल कॉमा राइट फाइल कहां से आ रहे हैं, ये इक्वल टू रिक्वायर करो इस चीज को, कहां से, एफएस से। सही है, ठीक है, अब हमारा ये काम तो बन चुका है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं यहाँ पे और मैं कह रहा हूं कॉन्स्ट वही टेक्स्ट इज इक्वल टू रीड फाइल, फाइल को रीड करना है, जो भी फाइल मुझे रीड करनी है। मैं करूंगा रैंडम डॉट टीएक्सटी को कॉमा करके UTF-8 इसका सेकंड पैरामीटर, UTF-8, और इसका तीसरा पैरामीटर हमारा कॉल बैक। सही है, एरर कॉमा रिजल्ट, इफ एल्स कंडीशंस हमारी आ जाएंगी यहाँ पे, और वो क्या है, एरर अगर है तो कंसोल डॉट लॉग एरर शो करवा दो हमें, एरर अकर्ड। सही है, वरना आप क्या काम करो, वरना आप आकर हमें हमारा रिजल्ट शो करवा दो, कंसोल डॉट लॉग
वरना आप हमें हमारा रिजल्ट शो करवा दो। ओके, मेरा सबको यहां तक आके ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं अपना कॉल बैक हेल्प बनाने वाला हूं। कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट करूंगा राइट फाइल। राइट फाइल, कोई फाइल मुझे राइट करनी है, मैं करूंगा रिजल्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है, कॉमा करके हमारी जो है क्या करना था सेकंड पैरामीटर, हमारा कंटेंट। मैं कंटेंट ऐड करूं ऊपर वाली फाइल, ऊपर वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट मैं ऐड करूंगा इसके अंदर आके। मैं करूंगा द कंटेंट इज दिस, और वो क्या है, टेक्स्ट, कुछ इस तरह से। ओके, देन उसके बाद आकर मैं आगे क्या काम करूंगा, एक तीसरा पैरामीटर इसको पास करूंगा, और वो क्या हो जाएगा मेरा, तीसरा पैरामीटर इसका हो जाएगा कॉल बैक, एरर कॉमा रिजल्ट। ये हो गया। वापस से वही मैं ऊपर वाली चीजों को बार कर रहा हूं, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा बस। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। अब यहां तक तो हो गया ये, लेकिन ये जो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट किया हुआ है ना, मैं यहां पे काम कर रहा हूं। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे आके, या इसके अंदर मैं एक और राइट फाइल यूज करूंगा, इसके अंदर सॉरी रीड फाइल को यूज करूंगा मैं, इसके अंदर एक और रीड फाइल को यूज करूंगा मैं। कॉल बैक के अंदर और कॉल बैक में बना रहा हूँ यहाँ पे आके, रीड फाइल यूज किया मैंने यहाँ पे आके, और उसके बाद जो है उसको मैं पाथ दूंगा प्रॉपर, उसका क्या होगा वो, इस बार मैं आउटपुट डॉट टीएक्सटी को रीड करने वाला हूँ, डॉट स्लैश आउटपुट डॉट टीएक्सटी, कॉमा करके UTF-8, क्योंकि ये हमारे पास रीड फाइल है, मुझे इसको बताना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एरर कॉमा रिजल्ट, बिकॉज ये एक तरह का कॉल बैक होगा। वापस से वही इफ एल्स कंडीशंस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आकर मैं इसके अंदर और राइट करने लगा, ठीक है, या राइट नहीं करना तो रीड दोबारा से कर लो, इसी के अंदर रीड फाइल दोबारा एक और फाइल रीड होगी, अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो, जैसे मैं रैंडम डॉट टीएक्सटी को दोबारा अगर रीड करने की कोशिश करूं तो रैंडम डॉट टीएक्सटी, फिर मुझे नई बनानी पड़ेगी, चलो नई बना लेते हैं, रैंडम टू डॉट टीएक्सटी, सही है, हेलो हाउ आर यू, ओके, ये है। ओके जी, रैंडम टू डॉट टीएक्सटी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे आके, सेव किया इस चीज को, और वापस इसका वही पैरामीटर एक UTF-8 कॉमा करके, और एरर कॉमा रिजल्ट, एरर कॉमा रिजल्ट, कुछ ये वापस इफ एल्स कंडीशंस, ये है हमारा कॉल बैक हेल्प। और ये कभी भी होना नहीं चाहिए हम आपका कॉल बैक हेल्प, क्योंकि अगर ये हो जाता है, अगर आप कॉल बैक है पूरे कॉल बैक से एक हेल्प बना देते हो ना, आपका कोड बहुत स्लो हो जाएगा फिर वहां पे जाके। ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर आप इतनी बार कॉल बैक यूज करते हो, कॉल बैक अच्छी चीज है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉल बैक को यूज करना अच्छी चीज नहीं होती, किसी भी चीज की ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे कॉल बैक को हमने इतना ज्यादा यूज नहीं करना है। इसके ऑल्टरनेट है हमारे पास एसिंक अवेट, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग एसिंक अवेट को यूज करते हैं, बिकॉज वो भी एक तरह का कॉल बैक और वो प्रॉमिस को रिटर्न करवा रहा होता है। बट हम लोग इस तरह से कॉल बैक हेल नहीं बनाएंगे यार, इस तरह से ये हमारा रन कर जाएगा, होपफुली रन कर जाएगा, कोई एरर तो नहीं आना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे मैं करूंगा अगर नोड और मेरा कॉल बैक, और नहीं मुझे प्रॉपर इसका देना है पाथ, यहाँ पर CLS करते हैं, और क्या है नोड और कॉल बैक और एंटर, ये आ गया मेरे पास। कंटेंट इज ग्रेट, हेलो हाउ आर यू, दोनों चीजों को वो रीड कर रहा है यहाँ पे आके, दोनों फाइल्स को। बट सिर्फ इन दोनों को रीड करने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने पूरा प्रॉपर कॉल बैक हेल्प बना दिया हुआ यहाँ पे आके, और मैंने राइट फाइल भी किया है, तो राइट भी कर रहा है, ये देखो उसने राइट भी किया होगा यहाँ पे आके कोई, आई गेस आउटपुट डॉट टीएक्सटी, हाँ ये सही है। तो इस तरह से क्या चीज है, ये हमारा कॉल बैक हेल है। जब कभी आपसे पूछा जाता है कॉल बैक हेल क्या चीज होती है, आप उसको अगर डिटेल में समझाना चाह रहे हो, वो ये होगा, कॉल बैक के अंदर कोई और कॉल बैक, उसके अंदर कोई और कॉल बैक और कॉल बैक, या फिर नेस्टेड कॉल बैक हमारे। हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं जो हमने ज्यादा यूज करनी हो, ठीक है, तो ये मतलब कि है कॉम्प्लेक्स है, हाँ, तो इसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। आप इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू में अक्सर आपसे पूछते हैं ये क्यों पूछते हैं, जब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉल बैक हेल्प क्या लो कि, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊं ना, मैं खुद ये पूछता हूँ जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, और मुझे एक वैसी वर्ड अच्छा लगता है कॉल बैक हेल्प, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ। सिंपली अगर आप इसका आंसर नेस्टेड कॉल बैक्स हमारे होते हैं कॉल बैक के अंदर। और आपसे फिर पूछा जाता है कि कॉल बैक क्या होते हैं। कॉल बैक मैंने आपको बताया कि फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन रन कर रहा होता है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि इस कॉल बैक हेल्प को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। अभी बताया एसिंक अवेट, एसिंक अवेट इसको प्रिवेंट करने का तरीका होता है हमारे पास। कुछ इस तरह के आपके इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, आप बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। हाँ,
क्यों? जब इम्पोर्टेंट चीज ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों पूछना है भाई? नहीं अब ये है कि एसिंक अवेट जो है ना वो तो हमारे पास आए ना ES6 मॉड्यूल के अंदर, आई गेस 2015-16 में आया था, ठीक है। उससे पहले यही चीज यूज होती थी, कॉल बैक तो हेल्प। अब वो एसिंक का वेट इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में पूछें। उसके बाद जब आप वो सही बताओगे उसके बाद उस पर उसके बारे में भी पूछेंगे, ऐसा नहीं कि इसके एक के ऊपर ही आपको छोड़ देंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ सिर्फ इसके अलावा, क्योंकि मैं पर्सनली इंटरव्यू करता हूँ, इनके अलावा एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा आप लोगों का। क्वेश्चंस में बस यही होते हैं आपके। अगर आप इनका आपको ये चीजें याद है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कभी भी कोई भी आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। फ्रंट में मैंने जो बातें की थी, जो सेट टाइम आउट सेट इंटरवल वाली मैंने बातें कही थी, वो जो कॉल बैक की मैंने बातें कही हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की जो बातें कही है मैंने, हर एक चीज सिर्फ यही पूछी जाएंगी और कोई पूछी नहीं जाती आप लोगों से। बट मसला ये है कि यही चीजें जो है ना अक्सर लोग नहीं याद करते, ये चीजें हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये है क्या चीजें, ये उनकी बेस होती है। आपसे अक्सर जैसे मैंने आपको आई गेस बताया होगा म्यूट टेबल का, म्यूटेबल का मैंने आपको बताया था एक टाइम पे, रिएक्ट में ही रहकर बताया था, नहीं मैंने आई गेस जावास्क्रिप्ट के टाइम पे बताया था मुझे याद है। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो है अब मैंने शायद उस टाइम पे इसकी टर्म ना बताई, लेकिन टर्म भी मेरा ख्याल है मैंने बताई थी, ये म्यूटेबल, कि हमारा जो कंटेंट है वो ओवरराइट कह रहा हूँ, जब हम लोग अपने एक एरे के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं और उसी एरे के अंदर अगर हमने कोई और चीज ऐड करनी है तो क्या होता है, वो पिछले पूरे ओरिजिनल एरे के अंदर चेंजिंग वो कर रहा होता है, एक न्यू कॉपी जनरेट नहीं कर रहा होता वो, ठीक है। तो इसका हमने ऑल्टरनेट देखा था कॉपी, वो एक कॉपी जनरेट करे। हमारा जो था एक मेथड हमने देखा था कनकैट का, और स्प्रेड ऑपरेटर डॉट डॉट डॉट, ये क्या काम करते हैं, फिर म्यूटेबल बनाते हैं उसकी मीन्स, उसकी कॉपी जनरेट करते हैं और फिर आगे उसको उस कॉपी के ऊपर आकर काम करते हैं, जैसा मैप के अंदर होता है यार, एक कॉपी जनरेट होती है हमारी, उसके बाद उस कॉपी के ऊपर सारा काम हो रहा होता है, ओरिजिनल एरे के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर रहा होता वो। सिर्फ यही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा लिटरली एक क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता आपका, ठीक है। ये बस 4 कर लेना आप लोग, तो क्लियर है आप लोगों का इंटरव्यू भी कभी भी डन हो गया। तो बस ये हमारे पास हमारा कॉल बैक हेल है, ये हमारे पास हमारा FS मॉड्यूल है, कुछ इस तरह की चीजें हैं। अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला है किसी को, या बाउंसर गया अपना उजैर, क्लियर है। बस यार इसको हम लोग यही पे एंड करेंगे, काफी हो गया।